हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया आज का जो हमारा ये सेशन है, जो वीडियो है, ना ही ये कोई पीवाईक्यू सेशन है, ना ही ये कोई क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है, और ना ही ये कोई हम लोग किसी चैप्टर सीरीज में, ना ही कोई हम लोग जो है किसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। लेकिन आज की ये जो वीडियो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने जो है पीडब्ल्यू में प्रयास 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में, प्रयास बैच के जितने बच्चे हैं, 1 अक्टूबर को जो AITS का पेपर हुआ था वो पेपर दिया। क्योंकि यार ये बात सच है, तो भैया जाहिर सी बात है कि हम लोग अभी क्या है, आंख पे एक पट्टी बांध के हम लोग सब मेहनत करने में लगे पड़े हैं। ठीक, हम लोग ये सोच रहे हैं भाई जनवरी में पेपर है, खूब मेहनत करना है, और इस दौरान आंख पे पट्टी बांध के बाद लगे पड़े मेहनत करने में। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी शायद मैक्सिमम बच्चों से, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों से मिसिंग है, वो है एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें। ठीक, ये बात जरूर है, एग्जाम में परफॉर्म करने से पहले आपको आना तो चाहिए, आपको कंसेप्ट तो अच्छे क्लियर होनी चाहिए, आपकी एग्जामिनेशन से पहले मेहनत जबरदस्त लेवल की होनी चाहिए, और वो आप कर रहे हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप टीचर जैसे बोल रहा है वैसे आप फ्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो, आप क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, आप होमवर्क भी पूरा कर रहे हो। लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें। इसके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा कभी अपन बाद में करेंगे। आज अपन यहां पर जो चर्चा करने वाले हैं वो है प्रयास का AITS का जो पेपर 1 अक्टूबर वाला था 2023 की। एक बार इस पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है कि एक बार जरा थोड़ा सा टेक ए ब्रेक, हल्का सा ब्रेक लो, 15-20-25 मिनट का। ठीक है, सुकून से बैठो, कोई जल्दबाजी नहीं। इसलिए देख, मैं आज बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं, वरना मेरी ये जो स्पीड है, मेरी स्पीड ये है, अपनी स्पीड का मैं x/2 पे बोल रहा हूं। और सुकून से बैठ के बेटा पेपर को एनालाइज करो कि क्या पेपर था और आपके मार्क्स कैसे आए। मैं इसी, स्पेशली फॉर द फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसी एनालिसिस के लिए यहां पर आया हूं, बिना किसी जल्दबाजी के। मैं और हम सब मिलके यहां पर देखेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन आए हुए थे, कितने क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए थे, कायदे में इतने बनने चाहिए थे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमें नमस्ते करके निकलना था, छोड़ना था। भाई साहब, क्या एग्जामिनेशन जब हम लोग दे रहे होते हैं, तब एग्जामिनेशन देते वक्त क्या हमारी उस टाइम की साइकोलॉजी होती है, उस टाइम पे जब एग्जामिनेशन पेपर दे रहे होते हैं तब हमारा क्या उस टाइम मेंटल स्टेट होता है, उस टाइम पे किस हिसाब से हमको पेपर को डील करना है, कैसे हमें कितने कम समय में, क्योंकि जाहिर सी बात है समय की तंगी तो होती है एग्जामिनेशन में, हमको कैसे क्विक डिसीजन लेना है, इस टाइप से किन क्वेश्चन को पिक करना है, किन क्वेश्चन को जो है छोड़ना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये हमारी एक वीडियो है, क्लियर है, जिसमें हम लोग एक बार देखेंगे कि भाई इतने मार्क्स तो तेरे कम से कम आने चाहिए थे, और अगर इतने मार्क्स तेरे आ रहे हैं तो तू किस जोन में है, किस रैंक की तरफ जा रहा है। ये मेरा जो अंदाजा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूंगा। ये बात सच है कि एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना ये भी अपनी एक कला है। ठीक है, एग्जाम में परफॉर्म करना, ये आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज कम होती है, जिनकी मेहनत भी कम होती है, लेकिन उनका दिमाग बहुत चालू होता है, वो अलग तरीके के चालू होते हैं वो। ठीक, वो एग्जाम में बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये भी कला आपको सीखनी है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी इसमें पैनिक बिल्कुल ना हो। कोई बच्चा आप में से अगर ऐसा हो जिसको लगता हो सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे एवरीथिंग, मुझे सर जो पढ़ाते क्लास में सब समझ में आता है, मैं क्लास में क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेता हूं, मैं, मुझे सारे फॉर्मूले भी क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है, मैं घर पे जब क्वेश्चन लगाता हूं तो मुझसे सवाल भी बन जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन पे जाता हूं तो मेरे एग्जामिनेशन मार्क्स नहीं आते, तो उस बच्चों को मैं बोलूंगा कि बेटा पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, रुक मत दे। जहां तूने पढ़ना बंद कर दिया वहां इस बात की गारंटी है कि फिनिश हो जाएगा। ठीक, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, पढ़ता रहे। एग्जामिनेशन अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि कल तुझे एग्जाम देना है, अभी जनवरी है, जनवरी में बहुत टाइम बाकी है, और जब आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जब आप लोगों का क्लास में सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, तेरे पास इतने मौके मिलेंगे, इतने सारे दिन तेरे पास होंगे जिनमें तू खूब एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करेगा, और जब वो प्रैक्टिस करेगा तो तेरा वहां पे जो है इंप्रूवमेंट धीरे 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 स्लोली होता चला जाएगा। लेकिन तब के लिए भैया अब तो पढ़, तो इसलिए पढ़ना मत रोकना बेटा पढ़ना नहीं रुकना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक, तो चलो आज के सेशन में हम लोग चलते हैं। ये प्रयास का पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट पेपर ही लेके आया हूं, उसकी वजह यह है कि मैं पीपीटी बना के लेके आता तो उसकी फील कम आती। ये आई थिंक इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने वहां पर देखे थे, तो मैं एक बार बस एक ओवरव्यू लूंगा। देख, ये सवाल इजी था, ये सवाल मीडियम था, ये सवाल टफ था, ऑल तो मैं इस चीज को मान के चलता हूं कि एक मेरा पैमाना
मेरा एज ए टीचर की तरह अगर मैं देखूं तो तुम बोलोगे सर एज ए टीचर तो आपको तो सारे ही आसान लगेंगे सर, ये क्या बात होगी। एज ए स्टूडेंट बन के सोचूं तो आज के इस सेशन में मैं एज ए स्टूडेंट बन के सोचूंगा। मेरे लिए तो पेपर पूरा आसान था, इसमें बस 2-3 सवाल अच्छे थे बस, बाकी सब पूरा पेपर बहुत आसान था। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट बन के सोचता हूं और फिर हम लोग यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन रखते हैं। तुझे अगर कहीं लगे कि सर आप यहाँ पे तो बेईमानी कर रहे हो सर, ये ऐसे नहीं होगा सर, ये पेपर तो ये क्वेश्चन तो टफ था सर और आप इसको आसान बता रहे हो, ठीक है, तो तू वहां पर बिल्कुल तू यहाँ पर अपनी बात जो है सोच सकता है। लेकिन जो सच है वो सच है। मैं यहाँ पर बिल्कुल एकदम सच्चाई पे ही बात करूंगा। जो क्वेश्चन पेपर आसान, जो यहाँ पे क्वेश्चन आसान होगा मैं उस पर बात करूंगा। मैंने कहा देख, और मैं तुझे ये चीज फील भी कराऊंगा। मैंने कहा देख ये पढ़ा हुआ सवाल है, देख ये मीडियम है, देख ये टफ है, ठीक। तो मैं इस तरह से नहीं होने दूंगा कि तू ये बोले सर आप तो बेईमानी कर रहे हो सर, ये तो टफ क्वेश्चन था आपने इसको इजी बना दे। नहीं, मैं इजी, मीडियम, टफ, और मैं स्पेशली तुझे इस बात पे फोकस करना चाहूंगा इस पेपर देख के कि देख इस प्रकार से पेपर दिया जाता है। समझ में आई बात? एक मिनट रुक, मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं बेटा। एज ए स्टूडेंट बन के ही मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने पेपर देखा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा आपको ये। एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई कि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर सकता, भी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, कि वरना अगर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने गए तो 30 सवाल को डिस्कस करने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, तो वो उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये डिस्कशन सीरीज है ही नहीं। ये सीरीज बेसिकली आप समझिए, ये सीरीज है पेपर एनालिसिस सीरीज, ठीक। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ये पेपर दिया है, और नहीं दिया है तो बेटा पेपर दे लें, ठीक, या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके क्वेश्चंस लगा लें। अरे बात समझ में? क्योंकि तभी इसका फायदा है। अगर आपने पेपर नहीं दिया, ठीक, तो फिर आपको देख के फिर पता ही नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन में था क्या। अब जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में जो भी बात करूंगा, किसी भी सवाल के बारे में, तो आप तभी समझ पाओगे ना जब आपने उस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया हो, ठीक। चलो, जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया होगा आपने देखा होगा भैया क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, पता ना क्या सवाल देख कर तो लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ दो फटाक से, नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, दूसरा सवाल, अरे ठीक है कुछ नया लग रहा है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट, आगे, तीसरा, हाँ ये सवाल देखा हुआ लग रहा है। आप समझो मेरी बात को, क्या कोई सा भी पेपर हो, स्पेशली फॉर द जेई मेंस के बारे में तो कह रहा हूं, जेई मेंस में अगर तेरे को 25 सवाल करने हैं तो 25 में से 10 सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उन 25 सवालों में ही जाना चाहिए। अगर तूने ईमानदारी से उन 25 सवालों को शुरू के 20 मिनट में कर लिया तो सोच तेरे 40 नंबर आराम से तेरे साइड आ गए। बात समझ में आ रही है? अब तू बोलेगा सर वो 10 सवाल कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा वो 10 सवाल वो होंगे जिनके डायग्राम तुझे मिलते जुलते दिखाई दे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जो तूने कहीं देख रखे हो डायग्राम। पहला, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत छोटी सी हो। दूसरा, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 लाइन के हो। तीसरा, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैथमेटिकल नंबर ना लिखे हों। मैथमेटिकल नंबर नहीं लिखे होंगे, जैसे होता है ना ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट आ गए, केवल स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देना है, तो वो टाइम टेकिंग सवाल थोड़ी ना होते हैं। ऐसा थोड़ी ना सवाल शुरू कर दिया लास्ट तक उसको लगे पड़े हो कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन वाले सवालों से बचना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको बहुत ही सिंपल और आसान जो सवाल उन्हें करना है। तो सही यकीन मान, तू शुरू में 10 से 15 क्वेश्चन तुझे बीच में ऐसे जरूर मिलेंगे आसान, जो होने वाले बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले 10 तो मैंने मिनिमम बोला है। अब जिस आपके पेपर बनने हैं जेईई मेंस के, उसमें तो 15 से 16 के आसपास तक ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो वो 15 सवाल तेरे बिल्कुल सही होने चाहिए। तू आराम से 15 सवालों में 50 से 60 नंबर तू इधर खींच ले। बचे हुए जो 10 सवाल है, फिर उसमें से तूने 4-5 भी सही कर दिए, तेरा सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन की ठीक। सपोज ये क्वेश्चन देखते हैं, जिन बच्चों ने सवाल ट्राई किया होगा वो बच्चे समझ गए होंगे कि सर इस सवाल में कोई भी नहीं है, कोई भी दम नहीं है सर, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ये रुका हुआ है, तो टी तो यहां आ जाएगा 2t, तो यहां आ जाएगा 2t पीछे लगेगा फ्रिक्शन, उसको बैलेंस करना, टेंशन निकालना आपको एनएलएम में आता है। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, तो मैंने इसको दिखा दिया ई से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अगर आप ट्राई करोगे तो ये सवाल भी आसान ही है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन और पोजीशन के साथ गेम खेलना है। आपको पता है एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। तो आप चाहो तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को बाद में करें, अभी ना करें, बाद में करें। मैंने मार दिया भाई साहब ई। नेक्स्ट अगला, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लंबा चौड़ा, मैं नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ूंगा, मेरे पास समय नहीं है, सर ने बोला था पहले सिंपल सवाल करना है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, अगर आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। प्रयास 1.0 2.0 में शायद अभी वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज बच रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सवाल है बहुत ही आसान। मैं इसको इजी लिखूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे तब आप रियलाइज करोगे ये बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर कोई बच्चा जिसने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं पढ़ा है और ये सवाल नहीं कर पाया, पैनिक ना हो बेटा, जब तू पढ़ लेगा तब तेरा बढ़िया तरीके से ये सवाल बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। उसके बाद अगला, जैसे अगला क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम। हाँ, अब रिवर बोट प्रॉब्लम में चारों ऑप्शन देख के लग रहा है भाई ड्रिफ्ट भी पूछ रहा है, टाइम टेकन भी पूछ रहा है, एंगल भी पूछ रहा है, मैं ना कर रहा इस सवाल को।
बाद में करूंगा, अभी नहीं कर रहा, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग है भैया, अलग अलग मेहनत करा गए। तुरंत नेक्स्ट, अगला पेज, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद ए मैन स्टार्टेड मूविंग, हाँ ये सवाल है, देख आसान। ये अगर तू ध्यान से देखेगा, 1 मिनट में तू सवाल पढ़ेगा, और इस सवाल में अगर तू देखेगा तो लगाना कुछ नहीं था, V बराबर U प्लस AT लगना था स्मार्टली। तो ये सवाल मैं लिखूंगा इजी, मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप ये सवाल आप इसको मीडियम की कैटेगरी में डाल दोगे। मुझे पता है मेरे लिए तो आसान है, लेकिन काफी बच्चों के सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, तो मैंने इसको मीडियम डाल दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड जिन बच्चों को रिजल्ट याद होता है वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इस सवाल को देखते के साथ शुरू में छोड़ दो आप। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। हाँ, स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल गन, सवाल कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद शायद वो लैंग्वेज क्रैक ना कर पाए, तुरंत छोड़, तुरंत छोड़, तुरंत छोड़, तुरंत छोड़, पैनिक मत होना। नेक्स्ट अगला, चारों ऑप्शन में एलन कह रहा है, बाद में करूंगा। नेक्स्ट आगे, हाँ इस टाइप के सवाल हमने किए, लेकिन मैं अभी भी नहीं करूंगा इस सवाल को, मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका एक्सलेशन आगे A1 मानना पड़ेगा, इसका एक्सलेशन आगे A2 मानना पड़ेगा, फिर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक इक्वेशन, फिर दूसरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, तीसरी जो है पीछे वाले ब्लॉक की, और फिर तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं इस सवाल को मीडियम की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन सवाल हो जाएगा, आप इसको बाद में कीजिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मत कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेशेंस बना के रखना है। दूसरा, ये भी वर्क नहीं थ्योरम का सवाल है, आसान सवाल है, मीडियम सवाल है, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं करोगे, आप तुरंत देख के निकल जाओगे आगे। नेक्स्ट अगला, उसके बाद, हाँ ये आसान लग रहा है, सर ने बोला था इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, पावर डिलीवर भाई, ओ मेरे भाई, पावर क्या होता है? पावर होता है सर F.P, कर इसको यहीं का यहीं निपटा दे। इसका शायद आंसर डी ऑप्शन था, पावर डिलीवर बाय ग्रेविटेशन फोर्स एट द पॉइंट 4 इज नेगेटिव। मतलब जब यहां पर बॉडी यहां पर पहुंचेगा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी तो इधर हो जाएगी, और वेलोसिटी इधर है, mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो mg और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव है तो इसका मतलब आंसर सही है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन तमीज से पढ़ा होगा उनके लिए भैया ये सवाल बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर हो गया होगा। ऐसे सवालों को सुकून से पहले वो पढ़ के निकलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख 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 नेक्स्ट। ओ भैया मैं ना पढ़ा चक्कर में, ये कह रहा है बाद में देखोगे चक्कर में, ऐसे सवाल जो बच के निकलना है। ये हो गया सवाल, देख ये सवाल काइनेमेटिक्स का इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन 0 कब है वो टाइम निकाल ले, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल ले, और वेलोसिटी के बारे में कहना चाह रहा है कब 0 है वो निकाल ले, उसी को रिलेट करवाना है। दिस इज ए सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। इस सवाल में अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि a0 की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। ध्यान से देख, अगर तूने a0 की वैल्यू 1 पुट कर दी तो t² by 2 2t, चारों ऑप्शन अलग अलग आएंगे तो तेरी मैथमेटिक्स और आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तूने टाइम बढ़ाया आगे, तूने बोला x बराबर ये दे रखा है, x बराबर 2 - AT + BT²। अरे मेरे भैया इसमें तो कुछ दम ही नहीं बचा, ये तो तेरे को करना ही करना है। सबसे पहले बड़े प्यार से एक सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये यहां से अपने नंबर निकाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ये सवाल देख ले, शक्ल देखते ही समझ में आ जाएगा कि तूने क्लास में करा है, कैसे इसकी रेंज निकालते थे। इसने ये बोला सेपरेशन ए और बी की रेंज निकालनी है। अरे सर जी आराम से सुकून से सवाल हम लोग करके निकलेंगे बिना किसी हड़बड़ी में। नेक्स्ट अगला फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। उसके बाद असर्शन रीजन पढ़ ले भैया। सर असर्शन रीजन बाद में करें या पहले करें? अभी कर ले, लैंग्वेज तो पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़कर क्रैक कर ले। पहला सवाल, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अरे जरूरी थोड़ी ना है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो और फिर वहां पे याद कर, एक पे फ्रिक्शन आगे लगता था तो एक पे पीछे लगता था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पॉलिशिंग द सरफेस हैज नो इफेक्ट ऑन द फ्रिक्शन। कितनी गलत बात है यार, पॉलिश करोगे बढ़िया तरीके चिकनापन ला दोगे अगर उसको, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो भाई साहब बदल जाता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। इतना सिंपल सवाल बड़े प्यार से सॉल्व करके निकल, ना कैलकुलेशन ना इसको जो है तेरा पेन वगैरह चलानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी सवाल, ये होने वाला सवाल है, बाद में करेंगे, मार्क कर ले, इसको बाद में करेंगे क्योंकि हमारे क्लास नोट्स का सवाल था। इसको मीडियम की कैटेगरी में डाल दो। डायग्राम देखते समझ में आ गया कि इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट ये वाला सवाल सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। ये सवाल भी इजी है लेकिन समझ गए हम कि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखते के साथ ही मैं इसको बाद में करूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सवाल, अरे भैया ये इक्विलिब्रियम में है, इसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बता दे। तो कहेगा सर इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। मैंने कहा ठीक है, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा होगा P और इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, और पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन जिसने इसको रोक के रखा हुआ है। फ्रिक्शन को बराबर कर देगा mg sin थीटा के, तो mg sin थीटा बराबर फ्रिक्शन। और वो लिमिटिंग के साथ खेल रहा है, वो कहना चाह रहा है भाई साहब मिनिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन के लिए आप लिख दोगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे सर नॉर्मल प्लस mg cos थीटा बराबर P, तो नॉर्मल बराबर P माइनस mg cos थीटा। चुपचाप वैल्यू पुट करोगे, आंसर बड़े प्यार से निकल के आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से ऐसे सवालों को करो।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उसके बाद फिर से सेम सवाल है, इसमें पता नहीं लीस्ट काउंट बीस्ट काउंट हो सकता है, किसी बच्चे ने पढ़ाओ किसी बच्चे ने नहीं पढ़ाओ, बाद में कर लेंगे भाई साहब। बेसिकली ये सवाल तो मीडियम की कैटेगरी में था। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एंगल। अच्छा ये सवाल है तो अच्छा, मैं इसको मीडियम की कैटेगरी में रखूंगा। जब आप करोगे तो सवाल को करने में मजा आ जाएगा। मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन सवाल को जरूर ट्राई करें। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, तुरंत छोड़ देना इसको। नेक्स्ट अगले, उसके बाद उसने बोला भैया 4 से, हाँ भाई ना देख, F बराबर 3t पावर पूछ रहा है, करना इस सवाल को सही, बिल्कुल सही कर, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सही कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उसके बाद उन्हें बोला कार्ड मूव कर रही है 36 मीटर पर सेकंड से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, कार्ड नेगोशिएट द कर्व ऑफ द ओ तेरी मिनिमम वैल्यू ऑफ r। ये सवाल तेरे क्लास नोट का सवाल है, जिसमें याद कर हम लोग बोलते थे कि अगर फ्लैट सरफेस है तो कैसे रेडियस कितनी होनी चाहिए कि गाड़ी जो है सेफली टर्न कर जाए। वहां पे जो फ्रिक्शन होता था म्यू mg, वही तुझे mv²/r दे दिया करता था, तो r बराबर होता था v²/μg। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये करो सबसे पहले आप, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये ले x बराबर 40 - 3t², इजी करो, बिल्कुल करो, सबसे पहले इसको करो। तू समझ 10 सवाल जो आखिरी में होते हैं ना, 10 में से 5 तो तू ऐसे कर लेगा गारंटी के साथ, सही के सही, ठीक। चल आगे बढ़ आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज। ये सवाल है तुम्हारा आसान, इजी क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पढ़ा छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मैं इसको लिख देता हूं E2 मतलब जिन्होंने बाद में पढ़ा वो उसको कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर, ये सवाल भी बहुत ही आसान है, इजी सवाल है। जिन्होंने वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ा है पैनिक ना होइएगा, जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ लेंगे तब आप ये सवाल कर लेंगे, तब ये बहुत ही आसान और सिंपल सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सवाल भैया यहां टेंशन मेंशन पूछ ली, कितना इजी सवाल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सवाल करो। आई होप अगर इस तरीके से आपने पेपर दिया होता तो आई थिंक आपके जो है 20 से 25 मिनट हो गए होते, और कितने सवाल तू कर चुका होता। ध्यान से देख, मैं ई कैलकुलेट कर रहा हूं। 1, अगर आपने वर्नियर स्क्रू गेज नहीं पढ़ा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला 11, 12 सवाल तू अब तक सुकून से सही से कर चुका होता, और तेरा मेंटल स्टेट बोलता भैया 12 सवाल का मतलब हो गया मैंने 20-25 मिनट में कम से कम 40% पेपर कर लिया। अब उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो पेपर जो है आपके जो है जो क्वेश्चन आसान है, जो आप कर सकते हो लेकिन टाइम टेकिंग है। जैसे कि मैं तुझसे ऐसा बोलूं, जैसे कि पहला प्रश्न ये हो गया, ठीक है, ये वाला सवाल, ये सवाल होने वाला। जब आप सवाल पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ नहीं कह रहा, वो AT बराबर AC कह रहा है, ठीक। और AC का मतलब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है v²/r, r की वैल्यू उसने 2 बोल दी, r की वैल्यू तो वैल्यू पुट करेगा। जैसे इसकी थोड़ी सी मैथ्स आगे बढ़ेगा सवाल सोल्व होकर तेरा निकल के आ जाएगा, लेकिन मैं इसको मीडियम की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मुश्किल नहीं है, पहला सवाल भी आसान है, सुकून से पढ़ो। जिनको मैकेनिक्स में मजा आता है अब सुकून से पढ़ ले। पहले तुझे ये फील आएगी कि सर अगर मैं एक बात बोलूं कि यहां पर एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर मैं तुझसे बोलूं यहां से उसको इस तरफ ड्रॉप कर दिया है, सपोज यहां रास्ता बना के एक छोटे से पार्टिकल को इधर ड्रॉप कर दिया है, यहां से ड्रॉप करके ऊपर फेंक के आगे फेंक के मारा, जब वो नीचे आएगा तो जी जब इस जगह पहुंचेगा तो इसके पास सीधा कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो मैं तुमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ लूं, मैं क्या भैया नॉर्मल बता कैसे होगा, तो तू सबसे पहली बात तो तू वेलोसिटी निकालेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। आई थिंक वेलोसिटी आ जाएगी √4gr वर्क एनर्जी थ्योरम से। तू लिखेगा सर ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो लिखेगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर mv²/r। जैसे ही आप सॉल्व करोगे नॉर्मल निकल के आ जाएगा। इस सवाल में अंतर कुछ नहीं है, इस पूरे प्लेन को जो ऐसे था, जो ऐसे वर्टिकल था, उसे ऐसे टिल्ट कर दिया। मतलब सर इस तरफ जो जहां जैसे नीचे की तरफ जी लग रहा था वैसे इधर लग रहा है जी साइन थीटा। दैट मीन्स जहां जहां जी था वहां जी साइन थीटा पुट कर देगा। जी साइन थीटा मतलब g/2, तो यहां से जो नॉर्मल आएगा वो हाँ उसमें बस लास्ट में जी की जगह तो g/2 पुट कर देगा। तुझे जमीन से लगने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा। अब इस सवाल में एक ट्रिकीपन और था जो अक्सर बच्चे जो है गलत कर देते हैं कि जब ब्लॉक यहां, जब बॉडी यहां पहुंचेगी तो एक नॉर्मल इंक्लाइन से भी लग रहा होगा ऐसे। सपोज इंक्लाइन ऐसे है तो बॉडी यहां पर है, तो मेरे इस हाथ के अबाउट तो सर्कुलर मोशन कर ही रही है ऐसे ऐसे, लेकिन मेरे हाथ से ऐसे इस तरफ भी तो नॉर्मल लग रहा होगा। अगर मैं पेन को यहां रख दूं किसी टाइम पर, मेरा पेन और मेरा हाथ भी तो भाई साहब एक तरीके से छुआई में है ना, तो एक नॉर्मल तो लग रहा है इधर और एक नॉर्मल लग रहा है इधर। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये ट्राई किया होगा वो समझ गए होंगे। एक नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, एक नॉर्मल तुम्हारा ये हो गया दोनों नॉर्मल का अगर आप अंडर a² + b² का अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे लिए ये मीडियम टू टफ कैटेगरी है,
ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। मेरे लिए तो आसान, मुझे तो आसान ही लगा सवाल, अच्छा सवाल था, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिख सकता हूं, काफी बच्चों को टफ लग सकता है। अब आप सुकून से बाकी सवाल कीजिए जितने भी यहां पे सवाल बचे हुए, जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम वाला सवाल हो गया, ठीक, जैसे कि आपका ये स्प्रिंग गन वाला सवाल हो गया, ठीक, इसको सुकून से आप ट्राई करें, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। उससे पहले आप ये करो, जैसे ये वाला सवाल हो गया, सुकून से करो उसको, यहां से आंसर निकालो। ये वाला क्वेश्चन हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल हो गया, पहले आप ये कर लो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर अक्सर बच्चों का बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से इसको कर लो, इस सवाल को सुकून से कर लो, भैया कैसे सवाल होना है अपने मार्क्स यहां पर निकाल दो। ये आ रहा है बीच में, भाड़ में जा, छोड़ दे साले को। जरूरी तो ना कि सारे सवाल करने हैं, जिस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा। तुझे पता है स्प्रिंग कटिंग वैसी जो है हमारा जे मेंस और जे एडवांस में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चंस में टेस्ट पेपर में है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तू छोड़ सकता है, क्योंकि आई थिंक तुझे सबसे पहले यह भी समझना पड़ेगा कि पहला, अब तक ध्यान से सुन, पहला स्प्रिंग काटो, दूसरा काटो, तीसरा काटो और तीसरा काटो, मतलब समझ रहा है, 3 स्प्रिंग वो कटवा रहा है। और भाई 3 स्प्रिंग काटने पर 3 अलग अलग सवाल हो गए वो 3 अलग अलग सवाल हो गए, तो भैया इतना टाइम हम नहीं है हमारे पास, नाम ये सवाल छोड़ने का है। जो करेगा ना उस टाइम पे उसका समय वेस्ट हो जाएगा। और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे बढ़। आई थिंक बाकी जो सवाल है फिर तो आप आसानी से कर ही सकते हो। इस बार ये वाला आपको याद होगा, इंक्लाइन प्लेन में जब 2 ब्लॉक रखे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार होते थे। सुकून से क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद जैसे आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे सुकून से, जहां पे बाद में लिखा है उसको आप बाद में बढ़िया तरीके से ट्राई करो। उसके बाद जैसे और क्वेश्चन हो गया ये वाला, काइनेमेटिक्स का सवाल है, ठीक, यहां पे सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, बोले पत्थर फेंक के मारा, यहां वेलोसिटी भी है, तो सर इधर इसकी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक। बाकी जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि आराम से सुकून से 3 मिनट अगर आपको मिले, 3 से 3.5 मिनट, तो इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में भी, कुछ बच्चे तो 2 मिनट के अंदर भी सवाल को कर लेंगे। तो रहेगा तो ये भाई साहब ये इजी की कैटेगरी में ही। तो ओवरऑल जैसे मैं पूरा पेपर एनालाइज करता हूं, और ये तो तब है बेटा, ये 12 सवाल आसान और 6-7 सवाल मीडियम, तो मैं तब बोल रहा हूं जब मैंने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के सवाल काउंट नहीं किए। जब मैं ये सवाल भी काउंट कर लूंगा, जब आप लोग पढ़ लोगे, तो यकीन मान ये सवाल आपको आसान लगेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में ज्यादा मुश्किल सवाल यहां पर नहीं पूछे गए थे। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर देख के बेटा, वो यही है, इस प्रकार से ही आपको इस पेपर को एनालाइज करना है, आपसे कौन सा सवाल गलत हुआ है। अब एक बात यहां पर रहेगी जो आपको नोटिस करने के लिए मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने की मिलेंगी जो आप बोलोगे कि सवाल मैंने तो सिंपल बोल दिया, तूने भी रियलाइज कर लिया सिंपल है, तूने घर पे सॉल्व किया वो भी सिंपल हो गया, लेकिन एग्जाम में तुझसे गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? आप वो गलतियां नोट करो, एक डायरी बनाओ, बात समझ में आ रही है? एक डायरी बनाओ और डायरी पे वो सारी गलतियां नोट करो जो गलतियां आप एग्जामिनेशन में करते हो। जैसे कि मैंने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने करेक्ट इनकरेक्ट में गलती कर दी, मैंने असर्शन रीजन के 4 ऑप्शन मैंने ठीक से नहीं देखे थे, मैंने जो है ना डाटा गलत पुट कर दिया था, मैंने यूनिट का ध्यान नहीं दिया था, मैंने ट्रू फॉल्स में गलती कर दी थी, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर दिया था, मैंने जो है ना जल्दबाजी में जो है ना क्वेश्चन का डायग्राम से सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला कि लैंग्वेज में कुछ और कह रहा था, वो निकलवा तो कुछ और रहा था, वेलोसिटी मैंने पावर निकाल दी, वो निकलवा तो एक्सेलरेशन रहा था, मैंने वेलोसिटी निकाल दी। लास्ट में मैंने, समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लास्ट में मेरा आंसर आया था 50, लेकिन वो कह रहा था कि 50 नहीं पूछना है, 50/10 पुट करो, तो इसका मतलब इंटीजर टाइप में 5 पुट करना था और मैं 50 पुट करके आ गया। ऐसी जितनी गलतियां होती है अक्सर आपसे, वो गलतियां नोट डाउन करो, ठीक है, एक रजिस्टर पे, और नोट डाउन रजिस्टर मतलब डायरी पे, और उन गलतियों को बार बार देखते रहो कि मुझसे गलती होती है, ताकि जब नेक्स्ट पेपर में आप जाओ तो वो गलतियां आप थोड़ा सा कम कर पाओ। और नेक्स्ट पेपर देने से पहले वो सारी गलतियों को पढ़ के जाओ, ताकि आप जब वो सारी गलतियों को पढ़ के जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर ये मुझसे गलतियां होती है। तो इस पेपर के बारे में मैं तुमसे यही बोलूंगा कि इसमें तकरीबन 12 से लेके 15 क्वेश्चन तो थे वेरी इजी, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, इजी वेरी वाले, इजी टू वेरी इजी, और 6 से 7 सवाल मेरे को इसमें लगे मीडियम, ठीक है, और ये कितना हो गया 22 के आसपास, और 4 से 5 सवाल जो लगे मुझे लगे टफ, और बाकी भैया 30 में से जो बच गए 6 से 7 वाला, वो डिपेंड करेगा अलग अलग बच्चे के ऊपर, किसी बच्चे को हो सकता है कि टफ लग रहे हो, किसी को आसान लग रहे हो। तो आई थिंक आपका जो मेन स्कोर रहना चाहिए एक अच्छे बच्चे का, ये 15 के 15 सही जाने चाहिए, और मीडियम में जो 7 है, 7 में से 4 तो तू सही कर, 15, 4, 19, और किसी प्रकार से तो 19 से 20 मार्क्स, 19 से 20 क्वेश्चन अगर तू कर ले रहा है, ठीक है, और ये तू कर सकता है, क्योंकि जो आगे के 10 क्वेश्चन है ना, 10 में से हमें 5 ही करने होते हैं,
10 में से हमको 5 ही करने होते हैं, 5 मार्क्स तो निकाल सकता है बड़े आराम से। आखिरी के 10 क्वेश्चन जो होते हैं जे मेंस में, उसमें से 5 तो छोड़ने हैं, तो वहां से मार्क्स निकालना तो और आसान है। तो आई थिंक आप, मेरे हिसाब से आप इसमें जाते तो बड़े आराम से 20 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, जिसमें से 80 मार्क्स आप निकाल सकते हो। अगर आप 80 मार्क्स से ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छा जा रहे हो। आपकी परसेंटाइल डेफिनेटली शॉर्ट है कि 99 परसेंटाइल के अंदर आनी है, और अंदर कितनी जा सकती है वो डिपेंड करेगा आगे आने वाले पल में आप कितनी मेहनत करते हो। और अगर आप, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 15 से 20 के बीच में लाई कर रहे हो ओवरऑल, कि हम सब 15 से 20 सवाल कर पा रहे हैं, तो आपकी परसेंटाइल 98 के आसपास जा रही है। और अगर आप 10 से 15 सवाल के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो तो आप 95 प्लस हो, 95 प्लस हो। कोई इसमें अभी अब बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की भी। मेहनत करते रहो, अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करो। कोई बच्चा इस पेपर में ऐसा है जिसके सवाल 5 से कम जा रहे हैं, कि भैया 5 सवाल भी वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो इसका मतलब वो समझ जाए कि वो 80 परसेंटाइल से नीचे है। उसको अभी जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ने की आवश्यकता है, फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर पढ़ने की आवश्यकता। कोई बच्चा ऐसा है जिसके ओवरऑल 20 नंबर से कम आए या 15 नंबर से कम आए, वो इफेक्टिवली वो 4 या 5 सवाल या 3 या 4 सवाल ही कर पा रहा है, तो उसकी जो परसेंटाइल आएगी बेटा 80 क्रॉस होना भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए वो अभी डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो गया, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है बेटा। पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मीन्स ओरिएंटेड होकर पढ़ो, अपनी 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 कमियों पे फोकस करो। ये जो सवाल मैंने इजी सवाल बताया ना, जो 12 से 15 नहीं है मेरे भाई, ये कम से कम 15 से 17 सवाल हैं जो इजी है। तो इन सवालों पे फोकस करो पहले। आप इनके चक्कर में मत पड़ो। आप टीचर को क्लास में पैनिक परेशान नहीं करो कि लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, कि पता चला इनके चक्कर में तुम ये मिस करते हो। आप सबसे पहले इनको उठाओ, क्योंकि आपने इन सिंपल सवालों को अगर आपने ठीक से कर लिया तो आपकी जो परसेंटाइल 80 अटक रही है वो फटाक से तेरी 96 97 क्रॉस हो जाएगी। समझ मारिए बात। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी ना कभी इसी बहाने जुड़े रहिए। आई होप ये बात आप नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मेरी तरफ से तो एक्सपेरिमेंट है कि आप लोगों के बेटरमेंट के लिए ठीक लगा मुझे। मैंने कहा चलो एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा। आई नो आपके मैंने 20 मिनट खाए होंगे यहाँ पर, लेकिन ये जरूरी है बेटा, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, उन गलतियों के बारे में कैसे बताना है। कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किस प्रकार से एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी इमोशन और भावनाओं को शेयर कीजिएगा कि कैसा रहा, इससे कुछ हेल्प मिली, फायदा मिला, और जो है बिल्कुल उसी प्रकार टिके रहिए बेटा। मैं फिर से बोलूंगा, कोई बच्चा, किसी बच्चे के इसमें अगर 10 नंबर भी आए ना फिजिक्स में, वो भी गिव अप नहीं करेगा। मैं तो बोलूं नीचे कमेंट जरूर करना कि सर हम गिव अप नहीं करेंगे। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आगे आने वाली जो फिजिक्स है ना बेटा, जो 12th क्लास की फिजिक्स है, उसमें पता है कभी कभी इतने सिंपल सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड ओरिएंटेड, कि वो सवाल ये तो टफ पेपर्स है। 11 तो तुम्हें टफ लगती है, ज्यादातर 11 तुम्हें टफ लगती है, 12 तो बहुत आसान है। तो जैसे तुम 12th पे जाओगे तो वहां पे तो कभी कभी इतने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जो तुझे 15 सवाल तो यूं ही दिख जाएंगे तुझे सिंपल, किसी भी जेईई मेंस के पेपर में 15 का मतलब 60 नंबर तेरे यूं ही आगे चिपके से। इसलिए तेरा टिका रहना बहुत जरूरी है। यहां मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आ रहे बहुत अच्छी बात है, कम मार्क्स आ रहे उससे ज्यादा जरूरी है कि भाई साहब तू टिका रहे लास्ट तक। क्लियर है? टेक केयर। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ AITS, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को प्रयास में हुआ था। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, उनका लेवल कैसा था, इजी था, टफ था, किस चैप्टर का वेटेज कितना था, कितने क्वेश्चंस डुएबल थे, कितने क्वेश्चंस बाउंसर्स थे, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, और हमें आइडियल स्कोर हमारा इसमें कितना होना चाहिए था, और गुड स्कोर किसको माना जाएगा। तो इन सब चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो मन में उठने वाले आपके जितने भी सवाल होंगे, उन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो अक्सर बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं कि सर हम अपने टेस्ट को एनालिसिस अपने टेस्ट की कैसे करें, कैसे उसे एनालाइज करें, तो वह सारे डाउट इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। अगर आपको याद हो तो आपके टेस्ट के सिलेबस में लगभग 9 चैप्टर थे, लगभग क्या एग्जैक्टली 9 चैप्टर्स थे, जो कि बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला थे। अब जानते हैं इन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर आप देखें बेसिक मैथ्स और लॉगरिथम से 5 क्वेश्चंस थे, और इंटीजर टाइप नहीं था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 थे। क्वाड्रेटिक में भी टोटल 6 क्वेश्चंस थे। अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से आए हैं नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आए वो बेसिक मैथ्स और लॉगरिथम और साथ में बाइनोमियल थ्योरम से आए हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में एक चीज और नोट करें कि क्वाड्रेटिक में इंटीजर 3 और 3 ऑब्जेक्टिव्स आए हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो इंटीजर टाइप आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक ऑब्जेक्टिव आया है, स्ट्रेट लाइन में 3 सवाल आए हैं और सर्कल में 2 सवाल आए हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर के थे। पैराबोला में एक ऑब्जेक्टिव था और एक सब्जेक्टिव यानी इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था। तो अगर मैं अब इस पूरे सिनेरियो को चैप्टर वाइज देखूं, ब्रेकअप करूं, तो किस चैप्टर से कितना आया अगर ये देखा जाए तो वो यहां आपको दिखाई दे जाएगा कि बेसिक मैथ लॉगरिथम से लगभग 16.67% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम। क्वाड्रेटिक से सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा 20%, सीक्वेंस सीरीज एंड द सेकंड नंबर पर दोनों में फाइट है, कौन से, बाइनोमियल थ्योरम और बेसिक मैथ्स और लॉगरिथम। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3%, 6.7, आपका ट्रिग्नोमेट्री 10%, स्ट्रेट लाइन और सर्कल है 6.7% और पैराबोला भी 6.7। यानी आपको देखने को समझ में आ रहा है इसको देखकर कि क्वाड्रेटिक से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें 6 थे और 6 में से भी 3 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव थे। इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम, यानी ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कहने की बात नहीं है, जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चंस मिलते हैं क्वाड्रेटिक से, बाइनोमियल थ्योरम से, सीक्वेंस सीरीज से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। कहां पर? अपने जेई मेंस में। तो जेई मेंस के लिए ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो चीज यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट भी कर रही है। हाँ, यहां ये जरूर होना चाहिए था, सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा वेटेज हम बढ़ा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने लगभग बराबर से ही रखा, 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है। बट सीक्वेंस सीरीज ऑल्सो फाइंड्स अ वेरी गुड प्लेस इन जेई मेंस। जेई मेंस में सीक्वेंस सीरीज से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। यानी कुल मिलाकर शिक्षा क्या मिली कि यहां पर हमारे लिए 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल। सर्कल और पैराबोला ये मिलाकर लगभग 14% के करीब बैठता है, यानी कि देखा जाए इन दोनों को मिलाकर ये बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज के लगभग आसपास आ जाता है। अब अगर देखा जाए कि कितने पेपर के पूरे पेपर में अगर देखा जाए कि कितने क्वेश्चन आसान थे, कितने क्वेश्चन मुश्किल थे, कितने डुएबल थे, कितने छोड़ने वाले क्वेश्चंस थे, उस पर चर्चा की जाए तो भैया बेसिक मैथ्स में आप देखें 5 क्वेश्चन आए थे, विच इज क्वाइट अ लॉट बेसिक मैथ्स और लॉगरिथम में, जिसमें से 4 आसान थे, यानी 4 आराम से हो जाते, मुफ्त के मार्क्स थाली में रख के दिए थे, अगर आप उन्हें ढंग से करते तो डेफिनेटली हो जाते। और एक मॉडरेट था, एक सवाल मॉडरेट था, एक सवाल मॉडरेट था। आप पूछेंगे सर कौन सा सवाल था, ये भी बताऊंगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में, जैसे हम लास्ट में चलेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल इजी थे और कौन कौन से सवाल मुश्किल थे और कौन से टफ थे या मॉडरेट थे, ये भी बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लें कि 4 इजी थे, एक मॉडरेट था। क्वाड्रेटिक में 3 मॉडरेट थे, 3 टफ थे, यानी कि क्वाड्रेटिक में कोई भी सवाल आसान नहीं था, अच्छे सवाल थे। जेईई मेंस में जब भी क्वाड्रेटिक से सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं, है ना। आप 2022 का देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, आप पाएंगे क्वाड्रेटिक से कभी भी बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स नहीं आते, मॉडरेट, क्योंकि वह भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 10th में भी पढ़ा, फिर आपने 11th में भी पढ़ा और कहीं ना कहीं बेसिक्स में आप पढ़ते ही हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक बच्चे का स्ट्रांग होगा, इसलिए वह क्या करते हैं, इससे थोड़ा मॉडरेट या टफ तरह का सवाल देते हैं, जो बात यहां पर भी दिखाई दे रही है। फिर सीक्वेंस सीरीज में इजी, मॉडरेट और टफ, एक मॉडरेट, एक टफ और 2 इजी। हो सकता है जेईई मेंस में टफ वाली साइड पर कुछ ज्यादा हो, यानी ऐसा हो सकता है यहां 3 हो और यहां 1 हो। इससे भी अक्सर जेईई मेंस में क्या होता है, टफ सवाल ज्यादा आते हैं सीक्वेंस सीरीज से, टफ। यानी आप पाएंगे अगर आपको देखना तो 2022 के पेपर में देखिए, 2023 में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि सीक्वेंस सीरीज हमेशा अच्छे लेवल पर पूछी जाती है, ठीक है ना। फिर बाइनोमियल थ्योरम 3 आसान थे और 2 टफ थे, लगभग मेंस में भी ऐसा ही आता है, बहुत अच्छा। यानी एआईटीएस अगर देखा जाए, इट वाज इन पार विद योर जेईई मेंस। जेईई मेंस में भी बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादातर क्वेश्चन आसान ही आते हैं, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार टफ भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर उस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि शुरू के 4थी टर्म और लास्ट की 5वीं टर्म, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ये है, या शुरू के 3 कोफिशिएंट्स एपी में है, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वह प्रॉब्लम्स आसान होते हैं, डुएबल होते हैं, किसी ने अगर बाइनोमियल ढंग से पढ़ी है तो वो आराम से कर ले जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी, 2 सवाल, दोनों के दोनों इजी थे। स्ट्रेट लाइन में 1 1 1, यानी 3 सवाल है, एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ। सर्कल में
इजी और मॉडरेट, और पैराबोला में एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ। यानी देखा जाए पूरे 30 सवालों में 13 के करीब सवाल ऐसे थे जो भैया आप करके आ सकते थे। यानी ये वो सवाल हैं जब इंसान घर आकर पेपर देखता है और उसने ये सवाल नहीं किए होते तो अफसोस होता है, यार काश मैंने ये सवाल अटेम्प्ट किए होते, ये तो खट से बन जाते, मैं बना ही लेता। यानी 13 सवाल ऐसे थे जो आपने अगर नहीं बनाए तो गलती की है। अगर आप वो 13 सवाल बना लेते तो 13 इंटू 4 52 का स्कोर कहीं नहीं गया था। यानी कि कहने का मतलब है इसमें डुएबल जो प्रॉब्लम्स थे, कम से कम 13 सवाल तो ऐसे थे जो आप कर सकते थे, बड़ी आराम से बन जाते आपसे। कुछ मॉडरेट सवालों की बात की जाए तो 8 सवाल मॉडरेट थे और 9 टफ थे। यानी 9 प्रॉब्लम्स वर दोज के जिसको आप छोड़ भी सकते थे, यानी जो थोड़ा टफर साइड पर थे। और माइंड यू ये 30 प्रॉब्लम्स का डेटा है, हमें करने 25 ही थे। तो अगर मैं 25 की बात करूं तो उसमें से मैं 5 तो ऐसे निकाल सकता हूं, यानी कुल मिला के 4 टफ बचे। यानी 4 टफ का मैं रिस्क ले सकता था। ये 30 प्रॉब्लम्स का डेटा है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट फॉर 25, इट इज फॉर 30। तो 30 में से आप देख रहे हैं कितने टफ थे, 9 टफ थे, मुझे करने 25 थे, तो मैं 5 तो ऐसे निकाल सकता हूं, तो 4 बच जाते हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो पेपर था, अगर परसेंटेज वाइज ब्रेकअप करें तो 30% टफ था, 1/3 ऑफ द पेपर वॉज टफ, 1/3 ऑफ द पेपर वॉज टफ। इजी 43% के करीब पेपर इजी था और 26.7% लगभग मॉडरेट पेपर था। तो आपको इसको देखकर समझ में आएगा कि आप अगर कहना चाहो वॉज दैट अ वेरी टफ पेपर, नो इट वॉज नॉट अ वेरी टफ पेपर। वॉज दैट अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर, मॉडरेट या इजी कह सकते हैं मिक्स करके, मॉडरेट टू इजी, बट नॉट वेरी टफ, बिकॉज इट वुड अगर मैं कहूं कि टफ होता तो ये टफ तब होता जब ये परसेंटेज 30 से बढ़कर 50-40 को पार कर जाती, तब मैं कह सकता था कि हाँ पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो देखा जाए तो पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल था, जिसमें से कुछ पार्ट टफ भी था, लगभग 30%। मैथ्स की बात कर रहा हूं सिर्फ, आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ मैथ्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर देख लेने चाहिए दोबारा से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए, यानी कि दीज आर द क्वेश्चंस वर्थ सीइंग अगेन। यानी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार दोबारा से कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बेटर होंगे, जिनको आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए जेईई मेंस में आपके काम आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वर्थ सीइंग अगेन। तो अगर अभी आपके पास जेईई मेंस का पेपर है तो ज्यादा बेहतर होगा आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीट्राई कर लीजिए, ताकि इनसे जो नया पॉइंट आपको कुछ सीखने को मिलता है वो आप सीख सकें। तो चलिए आइए अब देखते हैं पेपर की तरफ। अब हाँ, स्कोर की बात कर लें पहले कि स्कोर क्या है, कैसा स्कोर इस पेपर में अच्छा माना जाएगा, या फिर कम से कम कितना आना चाहिए। भाई कम से कम इस क्वेश्चन पेपर में आपका 32 स्कोर तो आना चाहिए। मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो यू शुड स्कोर एट द लीस्ट 32 मार्क्स इन दिस पेपर। यानी 32 मार्क्स तो मैथ्स में आराम से लेकर आए जा सकते थे अगर आपने ठीक ठाक थोड़ी पढ़ाई की है। तो 32 मार्क्स वर इजी टू अटेन। तो मैथ्स में 32 मार्क्स तो कम से कम आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा लगभग अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चंस की, तो आपको याद होगा कि जो इजी क्वेश्चंस थे वो 13 के करीब थे। तो 13 के करीब थे, अगर मुझे 32 स्कोर चाहिए तो 8 भी मैं आसान वाले कर लेता 13 में से, तब भी मेरा स्कोर 32 आ जाता। अगर आपका स्कोर 32 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पेपर को ढंग से नहीं पढ़ा। तो पहली कमी, अगर आपके 32 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको अपने पेपर को देखने का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहां आसान आसान क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ध्यान रखिए, किसी भी पेपर में सारे क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते, बीच में आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, बल्कि यूं कहूं कि आसान क्वेश्चंस थोड़े हमेशा ज्यादा ही होते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें ढूंढने की। तो सबसे पहला काम, अगर आपके 32 से स्कोर कम आया है तो एनालाइज करिए, आपने शायद वो आसान क्वेश्चंस कहीं पर छोड़ दिए हैं, आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि या तो आप क्वेश्चंस को एक के बाद एक कर रहे थे, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालाइज भी करने की जहमत नहीं उठाई, जहां आप देख सकते थे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, डुएबल है, खटाक से हो जाएगा, जिसमें समय भी कम लगेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम भी ज्यादा होगा। यानी समय कम लगाएंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके मार्क्स 32 से कम आए तो इसको जरूर एनालाइज करिएगा इस फैक्टर को।
दूसरा, अगर अच्छा स्कोर की बात की जाए, अच्छा स्कोर क्या था? गुड स्कोर। सो गुड स्कोर वुड हैव बीन 52 प्लस, यानी अगर आप चाहते हैं मतलब कि सर मैं कब मानूं कि हाँ मैंने ठीक ठाक कर लिया है, मैं अब इससे और बेहतर करना चाहता हूं, इससे बेटर करना चाहिए, तो यू शुड गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 52 प्लस इन मैथमेटिक्स। क्योंकि 13 सवाल आसान थे, 13 इंटू 4 52, यानी कि 52 मार्क्स तो भैया आने ही आने चाहिए थे। इसके ऊपर अगर आप और कर लेते तो आप मॉडरेट से टफ वाले रीजन में भी प्रॉब्लम कर पाते, तो आपका स्कोर और बेहतर हो सकता था। तो 52 का स्कोर जो है वो एक तरीके से ठीक ठाक स्कोर है, गुड स्कोर है, सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन इसमें भी बेटरमेंट किया जा सकता है बाय मूविंग ऑन टू मॉडरेट एंड देन टू टफ। यानी कि सबसे पहले हमें वह क्वेश्चंस करने चाहिए जो हमसे बन रहे हैं, जो लूज बॉल्स जिसे कहते हैं, जो आसान क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हमें वो ढूंढ ढूंढ कर पेपर में करने चाहिए। ध्यान रखिए कि आपको पेपर में वो जो आसान प्रॉब्लम्स हैं वो लोकेट करना आना चाहिए मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल में उलझ जाते हैं और फिर उसी सवाल को रीट्राई करते रहते हैं, फिर उसमें 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लगा देते हैं, और फिर क्या होता है, टाइम प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उस टाइम प्रेशर में एक तो वो बौखलाहट हो जाती है, दूसरा समय कम बचता है, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन को कम से कम समय दीजिए, और कम से कम समय कब दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आसान हो। क्वेश्चन आसान कब होंगे, जब आप उन्हें ढूंढ पाएंगे। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स फर्स्ट। जितना आप सिंपल प्रॉब्लम्स को पहले ढूंढ लेंगे पेपर में, उतना अच्छा आपका पेपर होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। So good score is somewhere around 50 plus और 52 plus you can say, यानी 50 के ऊपर आया है तो आप अच्छा मान सकते हैं, ठीक ठाक मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका 50 के जस्ट ऊपर आया है और आप सोच रहे हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत मस्त पेपर हो गया, नहीं भाई, इसमें भी देयर इज अ कॉर्नर फॉर इंप्रूवमेंट। हम तो ये कहेंगे कि 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि 9 ही क्वेश्चन टफ थे, उसमें से भी अगर मैं 5 निकाल दूं तो 4 ही क्वेश्चन टफ थे, बाकी का पेपर बहुत आसान था, डुएबल था, आराम से हो जाता, कोई खास मुश्किल था नहीं, ठीक है। सो 32 के नीचे ध्यान रखना भाई, कुछ कोशिश करना है ना, एनालाइज करो क्या गड़बड़ किया है, क्या आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, या फिर कई बार होता क्या, सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। 32 से कम स्कोर आने का मैथ्स में मतलब क्या है, सिली मिस्टेक्स भी हुई होंगी, कहीं ना कहीं आपने 1+1 को गलती से कुछ लिख दिया होगा गलत, या फिर कई बार हम बबल गलत मार्क कर लेते हैं कंप्यूटर में, या फिर हम कई बार ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन एरर या जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन एरर कर बैठते हैं, कॉन्सेप्ट गलत लगा बैठते हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं तो इन दिक्कतों पर, इन कमियों पर, इन खामियों पर आप काम करिए अपनी। और वह कैसे काम करेंगे आप, सिर्फ रोने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ दूसरों से जाकर अपना दुखड़ा बताने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उठ खड़ा होना होगा और अपने लिए कोई ना कोई रास्ता इजाद करना पड़ेगा। और उसका सरलतम रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि आप रोज 5 से 7 प्रॉब्लम्स मोबाइल में अलार्म लगाने के बाद ट्राई करें। जैसे अगर 5 सवाल हैं, मोबाइल में अलार्म लगाइए 25 मिनट्स का, और 5 सवाल जो भी आपने रैंडम उठाए हैं 5 डिफरेंट चैप्टर से या एक ही चैप्टर से, उनको करके देखिए और कोशिश करिए कि आपका इसमें मैक्सिमम स्कोर आए। मैक्सिमम स्कोर, एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्योंकि होता क्या है, कई बार आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे सुने होंगे, हमने 25 के 25 कर दिए लेकिन मैथ्स में हमारा स्कोर 20 ही आया। उनसे पूछो क्यों, तो वो बताएंगे बहुत सारे नेगेटिव्स हो गए। तो हुआ क्या, आपने पेपर पूरा कर दिया लेकिन स्कोर फिर भी 20 रहा, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी खराब है। तो आपको 2 चीज चाहिए पेपर को अच्छा करने के लिए, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड अलोन इज नॉट ऑफ एनी यूज, एक्यूरेसी अलोन इज अगेन ऑफ नो यूज। दोनों चीजें चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर आप बहुत एक्यूरेट हैं, 30-25 सवालों में से आपने सिर्फ 5 ही बनाए तो भी वो किसी काम की नहीं, और अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, आपने 25 के 25 बना दिए लेकिन सब मैक्सिमम नेगेटिव हो गए, तो भी वो किस काम की नहीं। तो आपको एक मॉडरेट, यू हैव टू स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों का एक सामंजस्य चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने का इससे नायाब तरीका कोई नहीं हो सकता। टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करिए, 5 क्वेश्चंस करिए, मोबाइल में अलार्म लगाइए और उन 5 क्वेश्चन को टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करिए।
अब आते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस पर। यहां पर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक में पहला क्वेश्चन मॉडरेट था, आप देख सकते हैं होल स्क्वायर बना सकते थे इसमें और मॉड्यूलस लग जाता, आराम से हो जाता। फिर लाइन का आसान सवाल था। पैराबोला में 3 नॉर्मल्स बनानी थी, तो आपको पता है पैराबोला अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता तो h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, लेकिन पैराबोला अगर दूसरी तरफ ओपनिंग होगा तो h लेस देन -2a होना चाहिए। तो मॉड h शुड बी ग्रेटर देन 2a वाली कंडीशन हम इसमें लगा देते तो आराम से हो जाता। तीसरा आप देख ही रहे हैं, आराम से क्लियर हो जाता, जीपी बन जाता, लॉग कॉमन आ जाता, इट वॉज इजिली डूएबल। तो आप देख रहे हैं बेसिक मैथ्स का इजी सवाल है, पैराबोला का मीडियम सवाल है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, मॉड h ग्रेटर देन 2a की बजाय h ग्रेटर देन 2a लगाएंगे, तो गड़बड़ यहां करेंगे तो उनका आंसर पूरा नहीं आ पाएगा, इनकम्प्लीट आंसर आएगा उस केस में। फिर 65, यहां तो आपको ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, बल्कि इसमें अगर आप 2 पार्ट्स कर लेते तो तीसरा 2 पार्ट करने के बाद ही आपको पता चल जाता सही आंसर क्या है, आंसर की सीक्वेंसिंग देखकर। फिर 66 वाज अ मीडियम प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मॉडरेट प्रॉब्लम था। M फॉर मॉडरेट है, T फॉर टफ है, E फॉर इजी है, ध्यान रखिएगा। और 67, नाउ दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 पूछा था। आपको पता है कि x की पावर n-2 जनरेट करने के लिए n-2 ब्रैकेट्स के x को मल्टीप्लाई होना चाहिए और बचे हुए 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो x की पावर n-2 का जो कोएफिशिएंट आता वो आता सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी 1 into 2, 1 into 3, दो के प्रोडक्ट्स का सम आ जाता जितना भी पॉसिबल था। तो वो आपको करना चाहिए था। दिस इज अ रियली गुड प्रॉब्लम एंड आई थिंक ये है हमने यहाँ पर इसमें भी रखा है, प्रॉब्लम वर्थ सीइंग। देखो 67 है ना, ये देखो यहाँ पर पूरा एक एक चीज रखा है, यहाँ देखो 67 दिखाई दे रहा है, ये करने के देखने की जरूरत है आपको 67। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम अगेन। फिर 68 आसान था, 69 आसान था प्रॉब्लम। फिर 70 में सबसे बड़ी दिक्कत, यहां बच्चों ने जब समीशन खोला होगा, समीशन गलत तरीके से खोला होगा, एक साइक्लिक समय, ये अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा, फिर इसी तरह से बीटा स्क्वायर के साथ शुरू करते, इसी तरह से गामा स्क्वायर के साथ शुरू करते तो टर्म्स आती। तो यहां पर समेशन कैसे खोलना है ये देखना जरूरी था, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो अ गुड प्रॉब्लम 70। और आपको देखो जहां तक यहां पर 70 लिखा दिखाई देगा, तो जितने भी प्रॉब्लम्स यहां पर अच्छे हैं वह हमने सब इंक्लूड कर दिए हैं अपने उस सेक्शन में, जहां पर आप ये क्वेश्चंस को जरूर से दोबारा से करके देखिए और इनसे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। और अच्छे बच्चे हमेशा यही करते हैं कि जहां पर भी पेपर होता है, टेस्ट होता है, वो हर टेस्ट से कुछ ना कुछ अपने बारे में, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के बारे में सीखते जरूर हैं, एंड टेक इट होम एंड ट्राई टू मेक दोज इंप्रूवमेंट्स एंड आई होप यू विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सच इंप्रूवमेंट्स इन योर सेल्फ। तो यहां पर ये वाला सवाल भी काफी अच्छा था, 84, ये जरूर करके देखिएगा, ठीक है। और यहां अगर देखा जाए क्वाड्रेटिक का ये सवाल भी ठीक ठाक था। सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंशिएशन का यूज अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा सवाल था। सो दिस इज हाउ द पेपर वाज एंड मैंने हर क्वेश्चन को टैग भी कर दिया है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा डुएबल था। तो जो भी इजी था दैट वाज डुएबल, मॉडरेट यू कुड हैव टेकन चांस ऑन, एंड टफ थोड़ा ट्राई करना पड़ता, शायद हो पाता, शायद नहीं हो पाता। So that was a brief analysis of the entire paper of AITS which was held on 1st October. एंड नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर जरूर लिख के बताइएगा और आपने इस सेशन से क्या सीखा, इस सेशन से आपको क्या नई सीख मिली, ये जरूर मुझे जानना चाहूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ हमारे इस सेशन का बहुत सारे बच्चों ने फायदा उठाया है उन्होंने। और साथ में ये जरूर बताइएगा कि जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वर्थ डूइंग अगेन, आपने वह दोबारा करके देखे या नहीं, ठीक है। तो ये सब जरूर मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, ताकि हम अगले वीडियो में अपने इस एनालिसिस को और आपके अनुसार ढाल सकें और बेहतर कर सकें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं AITS 1 जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था, उसकी एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो 2 सेक्शंस थे जैसा जेईई मेंस में होते हैं, सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। सिंगल करेक्ट में टोटल 20 सवाल थे जिसमें हमें पूरे के पूरे 20 सवाल अटेम्प्ट करने थे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में टोटल 10 सवाल थे जिसमें 5 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम उसके एनालिसिस देखें तो आपके पास
16 क्वेश्चंस जो थे वो इजी टाइप थे। इजी टाइप का मतलब जो वन लाइनर या 1 मिनट या से कम टाइम में हो जाए, जो बहुत इजी, एक फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो और या एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सवाल हो जाए। मीडियम सवालों की बात करूं तो 3 सवाल थे सिंगल करेक्ट टाइप में, मतलब 12 नंबर, और डिफिकल्ट एक सवाल था। वहीं अगर हम बात करें न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप की 4 सवाल इजी वाले कैटेगरी को बिलोंग करते थे, 4 सवाल मीडियम कैटेगरी को और 2 सवाल डिफिकल्ट कैटेगरी को बिलोंग करते थे। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी बच्चे ने मान लो केमिस्ट्री के पेपर में बस इजी इजी वाला पार्ट भी कर लिया होता, तो उसके 25 सवाल में से 20 सवाल हो गए होते और समय भी बच जाता। मान लो थोड़ा सा एफर्ट डाल के इधर से 2-3 सवाल आपने निकाल लिया होता, तो यू विल बी डूइंग अराउंड, मतलब आपके लगभग 20 से अधिक सवाल सही हो। बहुत फैंटाबुलस नंबर, दैट्स ऑल फ्रॉम